नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 विज्ञान के रोचक पाठ दहन और ज्वाला को जानेंगे। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में हर रोज आग का उपयोग करते हैं। आज हम इसके पीछे के विज्ञान को अपने दो मज़ेदार पात्रों अग्नेश और ज्योति के ज्ञानवर्धक संवाद से जानेंगे। दोस्तों, आज की विज्ञान यात्रा अग्नेश और ज्योति के संवाद द्वारा प्रारंभ करते हैं। ज्योति, कल घर में बिजली चली गई थी, तब मम्मी ने मोमबत्ती जलाई। तभी से मेरे मन में सवाल आया कि आग लगती कैसे है। बहुत अच्छा सवाल अग्नेश। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और गर्मी व रोशनी देता है तो उसे आग लगना अर्थात दहन कहते हैं। तो फिर मोमबत्ती का जलना दहन है? और क्या हर वस्तु का दहन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, मोमबत्ती का जलना दहन है। और अग्नेश, हर चीज जल नहीं सकती। जो जल सकते हैं उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, मोम। और जो नहीं जलते, जैसे कांच, मिट्टी, पत्थर, उन्हें अदाह्य पदार्थ कहते हैं। अच्छा, मैं समझ गया ज्योति। अब मुझे बताओ कि दहन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अग्नेश, दहन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला ईंधन जो जलता है, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा प्रज्वलन ताप यानी जलने के लिए न्यूनतम तापमान। अगर हम तीनों में से एक भी हटा दें तो आग नहीं लगेगी। जो जलता है वह ईंधन है। और तुमने देखा होगा कि आग बुझाने के लिए पानी डाला जाता है, क्योंकि पानी जलती हुई वस्तु का प्रज्वलन ताप कम कर देता है। और यदि किसी वस्तु के वस्त्रों को आग पकड़ ले तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। कंबल से ढकने से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और आग बुझ जाती है। इससे स्पष्ट है कि दहन के लिए इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। वाह ज्योति, अब मैं दहन की परिस्थितियों को जान चुका हूँ। पर दहन का स्वरूप हमेशा अलग अलग रहता है। जैसे कुछ पदार्थ तेजी से जलते हैं, कुछ धीमे जलते हैं। क्या दहन भी अलग अलग होता है? हाँ, दहन के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला तीव्र दहन। इसमें पदार्थ तेजी से जलते हैं। इससे काफी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे गैस स्टोव में एलपीजी का जलना, मोमबत्ती का जलना इत्यादि। दूसरे प्रकार में आता है सतत दहन। जब बिना किसी बाहरी ज्वाला या चिंगारी के दहन स्वयं प्रारंभ हो जाता है तो उसे सतत दहन कहते हैं। आमतौर पर यह तापमान में वृद्धि के कारण होता है, जैसे कोयले के ढेर में अपने आप आग लग जाना। तीसरे प्रकार के दहन में आता है विस्फोट। जब बहुत कम समय में बहुत अधिक गैसें, ऊष्मा और तेज ध्वनि उत्पन्न होती है और यह अचानक होता है तो उसे विस्फोट कहते हैं, जैसे पटाखों का फटना। ज्योति, अब मैं दहन को पूरी तरह से समझ गया, परंतु तुम मुझे अब ज्वाला के बारे में भी कुछ बताओ। बिल्कुल अग्नेश, ज्वाला वो चमकदार क्षेत्र है जो दहन के दौरान बनती है। इसमें अलग अलग क्षेत्र होते हैं। सबसे बाहरी क्षेत्र अर्थात नीला क्षेत्र, यह सबसे गर्म क्षेत्र है। स्वर्णकार इस क्षेत्र का उपयोग सोने को गर्म करके आभूषण बनाने में करते हैं। मध्य क्षेत्र, यह पीला एवं चमकीला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर मध्यम तापमान रहता है। यहाँ पर ईंधन का आंशिक दहन होता है। और आंतरिक क्षेत्र,
यह काला क्षेत्र है जो सबसे ठंडा होता है। यहाँ पर तापमान सबसे कम होता है और यहाँ ईंधन का दहन नहीं होता। यह क्षेत्र सबसे अंदर स्थित होता है। अब मैं समझा, जो वस्तु जलती है वह ईंधन है। हाँ, ईंधन वो पदार्थ होते हैं जो जलकर ऊष्मा देते हैं, जैसे लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, और उनकी दक्षता मापी जाती है उनकी ऊष्मीय क्षमता अर्थात ऊष्मीय मान से। जितनी ज्यादा ऊष्मा दे उतना अच्छा ईंधन। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है, अर्थात 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। लेकिन जब वस्तुएं जलती है तो धुआं भी निकलता है। सही कहा, दहन के दौरान कई बार हानिकारक गैसें निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो वातावरण और स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी भी न सोए जहां जलते हुए या सुलगते हुए कोयले की आग हो। तो बच्चों, आज हमने सीखा दहन क्या है, दाह्य और अदाह्य पदार्थ, दहन की शर्तें और प्रकार, ज्वाला के क्षेत्र, ईंधन की दक्षता और प्रदूषण के खतरे। बच्चों, याद रखें, दहन से शक्ति मिलती है, लेकिन समझदारी से इसका इस्तेमाल जरूरी है। आग सिर्फ जलाने की चीज नहीं है। अगर सही ज्ञान हो तो यही आग जीवन को रोशन कर सकती है। विज्ञान को समझें, सीखते रहे, सिखाते रहे।